जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी का इशारा मिलते ही मोदी शाह से मनोज झा ऐसे भिड़े कि मच गया बवाल। लालू ने की जमकर तारीफ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवाद खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के बड़े नेता, जिन्हें लालू और तेजस्वी का एक ऐसा इशारा बना जिसकी बुनियाद पर वो मोदी शाह से ऐसे उलझे जिसकी चर्चा इस वक्त देश में चल रही है। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तौर पर बदली है, मगर उससे पहले चौतरफा गिरे मोदी शाह की सरकार को किस तौर पर लालू प्रसाद यादव के सिपहसालार मनोज झा ने टाइट किया और घेर दिया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्यों कहा कि मनोज तो हम राष्ट्रीय है। दोस्तों, आपसे अपील के अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा बीते 3 दिनों के भीतर संसद के अंदर किस तौर पर घिरी हुई मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमले, उससे पहले पुलवामा और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक दिए जाने पर लेकर के इधर उधर की बातें तो की, मगर जवाब दे नहीं पाए। बैकफुट पर ऐसा नजर आई, मगर इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के आरजेडी वर्सेस मोदी उत्साह हो गया। दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे कि लालू के लाल और तेजस्वी के सिपहसालार कहे जाने वाले मनोज झा ने मोदी शाह को ऐसा रखला के दिन में मानो तारे दिख रहे हैं। कहा अगर मोदी शाह पुलवामा पहलगाम जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो इससे कायर सरकार कोई न थी न कोई होगी। इंटेलिजेंस का फेलियर, किसका फेलियर? जाहिर है सरकार की तरफ से एनएसए क्या ये कहलवाया गया उनसे कि जम्मू कश्मीर रजौरी में एक कांच भी नहीं टूटा। इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे हो फिरे मोदी शाह के आंखों में आंखें डाल करके मनोज झा। वैसे मनोज झा पे बहुत ही पढ़े लिखे काबिल राजनेता, उन जैसे राजनेता काफी कम है देश के अंदर। उनकी बातें कुतर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर होती है। सुनिए। खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर, ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, यह हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। और इससे पहले दोस्तों, संसद में एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं भारत का पक्ष रखने आया। कसम है, लेकिन मोदी अपना पक्ष और सरकार का पक्ष तो आप रख नहीं पाया, भारत का पक्ष रखने जा रहे। खुद को आपने भारत मान लिया, सरकार को आपने भारत मान लिया, इस नेशन को आपने सरकार को, इस नेशन को ही सरकार बना दिया। मोदी साहब, आपको एहसास होना चाहिए, सरकार एक अलग चीज है, भारत और राष्ट्र एक अलग चीज है। सरकार का पक्ष राष्ट्र का पक्ष नहीं हो सकता। एक राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है वो अपना पक्ष चलाती है, आपको अपना जवाब देना। तो सवाल ही है, उनसे सीधा सवाल ही है कि ये संसद तो भारत की है,
आपसे देश सरकार का पक्ष जानना चाहता था कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, और आपने हीरा वाली करके वक्त निकाल दिया। सरकार कब से राष्ट्र होने लगी? देश राष्ट्र दोनों अलग चीज है, मगर ठकराई के साथ ये तो सब कुछ नेहरू पर डाल करके नेहरू रेहरू के गाने गाने लगते। दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के सीधे सीधे के टकराव में मनोज झा कैसे टकरा, सुनिए। सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पे रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। ये एक जो चीज होती है। और सर, मैंने लिखा, कई बार लिखा, इस सदन में भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। कोई भी सरकार चाहे उनकी रही हो या आज आपकी है, आप राष्ट्र के पर्याय नहीं हैं। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन यह देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, यह जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। और एक बात तो मैं और कहूंगा, क्या ही कहूं, नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां, और जाहिर तौर पर इस टकराव को देख करके आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की पांचें खिलना बहुत ही स्वाभाविक था। उन्होंने जिस अंदाज में मनोज झा का नाम लेकर के जिस तरीके से उनकी सराहना की, जिस तरीके से मोदी शाह का मजाक बनाया, वो भी देखने लायक, क्योंकि वो कई बार इससे पहले मोदी और शाह को लेकर के जो ह्यूमरस अंदाज में उन्होंने जो बातें कहते हुए टारगेट की, शायद कुछ लोगों ने नहीं की। मगर इस मौके पर मनोज झा ने, चूंकि आपने देखा कि विदेश नीति को लेकर के किस अंदाज में देश के अंदर एक अंधभक्तों की पूरी फौज तैयार की गई है, और हद यह है कि पढ़े लिखे अंधभक्त, अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कई सारे तो ब्यूरोक्रेट्स, जहां तक कि जो लोग सरकारी नौकरी में वो अंधभक्ति के अंदर या नौकरी के जाने के डर से ऐसे गुलाम बने हुए हैं कि वो सब कुछ भगवान की तरह पूछते जा रहे हैं, जो साहब ने कह दिया।
मगर साहब, गांव के गली चौक चौराहों के रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले ग्रामीण मजदूर में आप जाकर के देखें, उन्हें इस तौर पर समझा दिया गया कि साहब देखिए, पहले देश का नाम विदेश में थोड़ी कोई जानता था, मोदी साहब आए तो क्या हुआ। मगर मोदी की विदेश नीति पर मनोज झा ने कैसे बकिया उधेड़ी, किस तौर पर सरकार उन दोनों की बत्ती गुल के दिमाग की सुनेगा। 18 से 24 अप्रैल पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था। बिसरा दिया सब भाई। हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को। सर हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है, भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है ये मैं और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खड़गे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति। और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा, सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर मैं इसलिए कह रहा हूं इसका प्रतिकार सूत्रों के हवाले से ना हो कि सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने दखल नहीं दिया। सूत्र नहीं, ये सूत्र आजकल बहुत उत्पाती हो गए, खबरें सीधे नहीं आती हैं, सूत्रों के माध्यम से आती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, प्रतिकार के लिए मैंने एक प्रपोजल रखा हुआ है, आई विल कम टू दैट। लेकिन मैं एक चीज और कह करके, डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून भी ना हो सर अभी तो। और एक और चीज सर, डिप्लोमेसी के संदर्भ में सर, इतनी मित्र विहीनता इस देश की कभी नहीं रही। आपने गुडविल मिशन पूरी दुनिया में भेजा, बहुत अच्छा निर्णय था। इस रेजिम में पहली बार इस तरह का मिशन हुआ था। ऐसे मिशन लगातार भेजिए, कॉन्फ्लिक्ट टाइम और नो कॉन्फ्लिक्ट टाइम, लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है। तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। हमारा गुडविल इस देश में हमने खत्म कर दिया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। साई तौर पर एक ऐसी स्थिति है, कई बार ये कहा जाता है कि जब किसी बहुत ज्यादा मुश्किल में आप घिरें तो फिर आप सब कुछ हालात पर छोड़ दीजिए, संयम बरतें। तो कई बार ये नहीं कहा जाता कि जब ज्यादा मुश्किल आ जाए तो उस टकराव का मुकाबला टकराव से कीजिए। और शायद यही रणनीति मोदी शाह की है कि इस प्रेशर वाले वक्त में भी उन्होंने ऐसी स्थिति अपनाई जिससे लोगों को लगे देखिए साहब, अगर गलत नहीं होते तो ऐसा आग्रेशन, ऐसा गुस्सा, ऐसा अंदाज, ये तीखापन क्यों आता। यही तो उनका कमाल है। और उस कमाल पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए टाइम वॉश।